फिलहाल लोगों की भीड़ यहां बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हादसे का शिकार अजीत दादा पवार हुए। उनके अपने अजीत दादा, वो अजीत दादा जो उनके दुख सुख के साथी थे, वो अजीत दादा जिनका उनके साथ दिल से रिश्ता था, वो अजीत दादा जो हर घड़ी उनके साथ उनकी हर मुश्किल में खड़े हुए थे। अजीत पवार के लिए कहा जाता है कि हमेशा बारामती के लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे खुले रहते थे। मुंबई में रहते थे, वो सरकार का हिस्सा थे, वो वित्त मंत्री महाराष्ट्र के, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, लेकिन बावजूद इसके अजीत पवार के घर में आने से कभी भी बारामती के लोगों को रोका नहीं जाता था। बिना रोक टोक के बारामती के लोग सीधे अजीत पवार से मिल सकते थे और खुद अजीत पवार लगातार बारामती जाते रहते थे। कल मुंबई में थे, मुंबई में कैबिनेट की बैठक अटेंड की थी। आज पूरे दिन का जैम पैक्ड जिसको कहते हैं वो प्रोग्राम उनका बारामती में था। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एक के बाद एक सभाएं, रैलियां, जिला परिषद का जो चुनाव होना है उसी के लिए प्रचार के काम में जुटे हुए थे अजीत पवार। मेघा हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा, कभी अजीत पवार के घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद नहीं हुआ और खासतौर से अगर लोग बारामती के हों तो उनका तो आवभगत और बाकायदा खुले मन से स्वागत अजीत पवार करते थे और इसीलिए ये लोग हैं जो आज अजीत पवार के जाने के बाद इस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं जैसे कोई अपने परिवार का सदस्य चला गया हो। मेघा। रोमाना, अभी तो तस्वीरें आना बाकी हैं। रोमाना, अभी देखिए आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है और इसमें थोड़ा समय ये और लगाएंगे। वजह उसकी ये होगी कि डीएनए सैम्पलिंग होगी यहाँ पे, पूरी तरीके से जो पेपर्स पे टेस्टिंग होती हैं इस तरीके से कि कोई शक शुबा नहीं रह जाए कि किसकी पार्थिव शरीर की बात हम कर रहे हैं। इसलिए जो टेस्टिंग मैंडेटरी होती है वो सारी टेस्टिंग होंगी और वो हो रही हैं अभी, जो मेरी जानकारी है। उसके बाद ही आपको ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा वहाँ की सरकार के द्वारा कि ये हुआ है। अब मैं आपके पास लौट रही हूँ। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं कि अभी तो जांच होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी और जांच में कितना समय लगेगा अभी इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम सीधे रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोइटे जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा तुलसीदास भोइटे जी से ही जानते और समझते हैं, यूं अजीत पवार का इस तरीके से चला जाना, ये तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य अचानक से बन जाना है। तुलसीदास भोइटे जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अजीत पवार वो शख्सियत थी, सच कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह के वो शापित नेता थे। उनकी जो अपनी काम करने की शैली थी वो राजनीति में इस तरह से काफी अलग थी, क्योंकि उनके चाचा के बारे, शरद पवार जी के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो जो करना चाहते हो कभी बताते नहीं, लेकिन अजीत पवार एकदम विपरीत थे। वो एकदम ठेठ बात करते थे, उनके मन में जो है वही उनके जुबान पे आता था। यहां तक कि कोई भी राजनेता, चाहे वो मनपा या स्थानीय स्तर का राजनेता से लेकर दिल्ली तक का, कभी अपने मतदाताओं को सच बताकर, वास्तविकता बताकर कभी भी अपने से दूर करना नहीं चाहेगा। लेकिन अजीत पवार की शैली थी कि कोई भी उनके पास अगर काम आता है वो देखते थे और तुरंत बता देते थे कि ये संभव है, ये इस तरह से हो सकता है, या भले सामने आया हुआ कार्यकर्ता कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वो उसे ठेठ साफ शब्दों में ना कह देते थे कि देखिए ये संभव नहीं है, आप बेवजह जिद मत कीजिए। और एक बात बताना चाहूंगा कि वैसे तो एक वीआईपी कल्चर होता है जी, उसमें समय पे जाना, जितना बड़ा नेता, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे कुछ अपवाद छोड़े जाए तो कम ही नेता ऐसे हो गए जो समय पे जाते हैं, नहीं तो विधायक हो या सांसद हो वो भी समय पे न जाना बहुत बड़ी अपनी वीआईपी गिरी मानते हैं। लेकिन अजीत पवार वक्त के बारे में काफी पाबंद नेता के तौर पर जाने जाते थे। वो सुबह से लेके, तड़के सुबह से लेके अपना दिन जो शुरू करते थे, देर रात तक वो उनके अपने काम में व्यग्र रहते थे, व्यस्त रहते थे। देखिए, एक और बात बताना चाहूंगा, गठबंधन की राजनीति के दिनों में अगर आप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है इस सूबे के, उनको अगर पूछेंगे तो डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार, भले ही पार्टी अलग थी लेकिन दोनों के स्वभाव कुछ हद तक, काफी हद तक इस तरह से मिलते थे और अजीत पवार उनके विश्वास पात्र बने हुए थे। हालांकि चुनावी राजनीति में, स्थानीय चुनाव में एक दूसरे की पार्टियों को कोसना, जहां पे गठबंधन, वो अलग बात है, लेकिन सरकार चलाते हुए उनका जो साथ, उनका जो सहयोग और जिस तरह से जो मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी चाहते हैं और मुख्यमंत्री का कॉल
ये अंतिम कॉल होता है। उन्होंने उद्धव, वो 8 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, शायद ही किसी के साथ ये कीर्तिमान हो, लेकिन एकाध अपवाद छोड़कर उन्होंने कभी भी किसी सीएम के बारे में कोई शिकायत की आप पब्लिकली बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। देखिए, कभी 8 बार उनके बारे में डिप्टी सीएम जी। और इतने अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर उनका एक लंबा अनुभव